welcome to my YouTube channel. This is our next video in the series of online video session, and today we are going to solve some basic numericals on specific heat capacity. Principle of calorimetry सबसे पहले उसे थोड़ा पढ़ेंगे, then will come on the numericals. Clear? This is a basically numerical video. आपको इसमें numerical ही हम समझाएंगे, and most important that the numericals which we are going to solve today itself, these are very important for your board examination, and definitely आपको board class में जरूर कुछ ना कुछ numerical इसमें से जरूर मिलते हैं. And हीट चैप्टर की बात हो रही है. इससे पहले की वीडियो में हमने थियोरेटिकल जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको समझ लिया था, एंड टुडे द टाइम फॉर न्यूमेरिकल्स. क्लियर? एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. एक तो है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उस पर भी जो न्यूमेरिकल आते हैं, एंड नेक्स्ट इज द अनदर बेस्ड ऑन लेटेंट हीट, उस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं. तो दो पार्ट में हम इसको बनाएंगे. आप ऐसे बोल सकते हो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पार्ट 1 एंड नेक्स्ट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पार्ट 2. तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को समझ लेते हैं और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स. क्लियर? सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री मींस कैलोरीमेट्री एक्चुअली कैलोरीमीटर एक हमारे पास डिवाइस होता है, एक अरेंजमेंट होता है कैलोरीमीटर. तो उस कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं कि हम दो अलग या फिर सेम मटेरियल को अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं. क्लियर? अलग मास हो सकता है, अलग टेम्परेचर हो सकता है, और उसके बाद में उनका जो चेंज आता है हमें कुछ उसमें से फाइंड आउट करना होता है, और वो हमको कैलोरीमीटर देता है. आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज दिस कैलोरीमेट्री. पर आज हम उसके प्रिंसिपल को, जो वहां पे प्रिंसिपल यूज होता है कैलोरीमीटर के अंदर, किसकी वजह से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. दैट इज सिंपल व्हाट heat energy given out by the body is equals to heat energy absorbed by the cold body. इससे पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो. एंड ये वाली वीडियो अगर आप अभी देख रहे हो तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो. इससे पहले की वीडियो से लिंक बहुत ज्यादा नहीं है. न्यूमेरिकल मैं आपको सिखाऊंगा सीधे सीधे कैसे सॉल्व करते हैं और बोर्ड में कैसे आप उसे कर सकते हो, सिंपल. तो फटाफट से समझ लेते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और फिर न्यूमेरिकल. सो सिंपल हम ये देखेंगे, एक एक चीज आपको समझनी है ध्यान से, देन ओनली यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल, अदरवाइज नॉट. क्लियर? सो आई हैव टेकन दिस वन बॉडी ए एंड अनदर बॉडी, दिस इज बी. बॉडी सेम मटेरियल की हो सकती है, बॉडीज अलग अलग मटेरियल की हो सकती है. लिक्विड सॉलिड हो सकती है, सॉलिड गैस हो सकती है, लिक्विड लिक्विड हो सकती है, गैस गैस हो सकती है, सॉलिड सॉलिड हो सकती है. क्लियर? नो प्रॉब्लम, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी दो बॉडी. एंड दीज टू बॉडीज कम्स इन कॉन्टेक्ट. अगर ये दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में आ गई, क्लियर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, मींस मैंने इस बोल दिया दिस इज T1, दिस इज T2. क्लियर? कहानी सुनते रहना ध्यान से, न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा. और मैं न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं कराने वाला, आई विल सॉल्व ओनली अ सिंगल स्मॉल न्यूमेरिकल, और बाकी आपको होमवर्क में दे दूंगा 3. लेकिन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा. ये मत सोचना कि मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं. यहाँ पे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर रहा, आई एम गिविंग यू द मेथड एंड ट्रिक. वो आप समझ गए तो न्यूमेरिकल कंफर्म सॉल्व कर लोगे. और एक न्यूमेरिकल को अगर सिर्फ लर्न करने के लिए जाओगे कि मैंने इसको लर्न कर लिया ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, नहीं हो सकता. हीट में बिल्कुल भी नहीं हो सकता. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन फिजिक्स, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा. क्लियर? बिल्कुल यहीं से समझो जहां से मैं कहानी शुरू कर रहा हूं, पीछे का बिल्कुल भूल जाओ, आगे क्या होने वाला है कतई नहीं सोचना आपको. देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, बोथ आर इन कॉन्टेक्ट. क्लियर? एक के पास हमने ले लिया मास m1, एक के पास ले लिया मास m2. क्लियर? मास इज डिफरेंट, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, नो प्रॉब्लम. टेम्परेचर की बात कर लो, वन इज हैविंग T1, अनदर इज हैविंग T2. तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन बच्चों को आता है वो T1, T2, M1, M2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो के लिए C1, C2, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग नंबर आ जाते हैं. ऐसे कंफ्यूजन आपको लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. थोड़ा देखने में जरूर कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लेंथी, बट होगा इजी. कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो. आज के न्यूमेरिकल्स आसान है, नेक्स्ट पार्ट 2 बनेगा कैलोरीमेट्री का, उस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे थोड़े डिफिकल्ट होंगे. बोर्ड में वो भी आते हैं और ये वाले भी 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं. तो आज के लिए जो भी आप पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक कवर हो जाएगा, तब हम उससे डिफिकल्ट लेवल को चैलेंज कर सकते हैं. तो सब चीज अपने अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी ए मास m1, बॉडी ए टेम्परेचर T1, बॉडी बी मास m2 एंड टेम्परेचर T2. क्लियर? अच्छा, टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, मास दोनों का अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, तो फिर क्या होगा, C1 C2 हो जाएगा. C1 C2 का मतलब दोबारा से समझ लो. देखो A क्या है, द बॉडी, क्लियर, नेम ऑफ द बॉडी. सॉलिड ले लो कोई, ये हमारे पास कोई सॉलिड है B, हमने ले लिया इसको, ये आयरन है, ये लो आपके आसानी के लिए ये कॉपर. क्लियर?
द बॉडी ए इज आयरन, द बॉडी बी इज कॉपर। तो कॉपर के लिए अलग मटेरियल, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, अलग होगी, C2 ले लिया हमने। और आयरन के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अलग हमने ली हुई है, दैट इज C1। टेम्परेचर अलग अलग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम पहले पढ़ चुके, क्या होता है वो अलग हमारे लिए हो गई, मास दोनों के लिए अलग अलग हो गया। इतना डेटा आपको हर क्वेश्चन में अवेलेबल होगा जब भी हम सॉल्व करेंगे कोई भी न्यूमेरिकल। क्लियर? 3 थिंग्स फॉर दिस, 3 थिंग्स फॉर दिस, ये आपके पास गिवन डेटा होगा। अच्छा, इसमें से कोई भी एक मिसिंग क्वांटिटी होगी और वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, बस यही आपको इतना सीखना है। हो गया काम, हो गया न्यूमेरिकल, इतना ही आपको सीखना है। आउट ऑफ दीज 6 एनी वन विल बी मिसिंग एंड दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सिंपल, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे दैट वी आर गोइंग टू टेल यू। क्लियर? तो एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको देखना क्या है, विच इज हॉट बॉडी, विच इज कोल्ड बॉडी। एक का टेम्परेचर ज्यादा, मैंने बोला इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 this time, then T1 will be hot body, means A will be hot body, iron will hot body and copper is going to be hot cold body. तो simple logic ये है, there is a difference in temperature, heat always flow from, याद रखो, hot body to cold body, heat always going to flow from hot body to cold। आपका जो बॉडी A है इसमें से हीट रिजेक्ट होगा, इसमें से रिजेक्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रिजेक्ट और एब्जॉर्ब नहीं समझ में आया तो कहानी खत्म। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। दिस आयरन इज रिजेक्टिंग द हीट बिकॉज इट इज अ हॉट बॉडी। हॉट बॉडी हाउ? बिकॉज द टेम्परेचर इज मोर देन ओनली वी से दिस इज अ हॉट बॉडी। क्लियर? तो टेम्परेचर ज्यादा, हॉट बॉडी, टेम्परेचर कम, कोल्ड बॉडी, एज कंपेयर टू ईच अदर। अलग से नहीं कंपेयर करेंगे, इन दोनों बॉडी की अभी बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज बॉडी ए इज रिजेक्टिंग द हीट एंड हीट किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो यहां पर Q1, कितने सारे सिंबल आते जा रहे हैं लेकिन सबका मतलब हमको समझ में आना चाहिए। A1, जब A और B दोनों कांटेक्ट में आएंगे A से हीट रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगी और एब्जॉर्ब कौन करेगा? B। B इज एब्जॉर्बिंग द हीट, व्हाट? Q2। क्लियर? इसके पास से कुछ हीट एनर्जी निकलेगी और इसके पास हीट एब्जॉर्ब होगी। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे याद कर लो। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हाउ टू चेक हॉट, हाउ टू चेक कोल्ड? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ज्यादा हॉट बॉडी, टेम्परेचर कम देन कोल्ड बॉडी। क्लियर हो गया? नंबर 2, जिस बॉडी के पास से हीट रिजेक्ट होगी, होगी कब? जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होंगी। कांटेक्ट में नहीं होंगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दो अलग अलग बॉडीज दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होने लगेगी नेचुरली। कुछ नहीं करना आपको, किधर से किधर, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद होगा क्या? अब हॉट बॉडी से निकल रही है हीट, हम बोलेंगे रिजेक्टिंग, हॉट बॉडी इज रिजेक्टिंग द हीट। कैसे? Q1। और जितनी हीट वो रिजेक्ट करेगा उतनी हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? कोल्ड बॉडी। ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक दोनों के टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू T2 नहीं हो जाते। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहां पे स्टार बना देता हूं। शुरुआत कहां से हुई? दो बॉडीज थी, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग, दोनों के मास अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टेम्परेचर अलग होना सबसे जरूरी है। टेम्परेचर अलग होगा, स्पेसिफिक हीट कुछ होगी और उसके बाद में क्या होगा? हीट एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन होगा डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सी हॉट बॉडी है, कौन सी कोल्ड बॉडी है। अगर बी का टेम्परेचर ज्यादा तो बी हॉट बॉडी। मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और वही आपको समझना है। B is a hot body and B is rejecting the heat. If the A is hot body, A is rejecting the heat same time पे. Clear? So what happen if A is rejecting the heat? अगर आपके पास जो बॉडी A है that A is rejecting the heat, तो important point जो आपको याद रखना है, the temperature will going down. टेम्परेचर जो होगा वो A का कम होने लगेगा because A is rejecting the heat, same time B is absorbing the heat, so the temperature of body B will rise. तो इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। अगर बॉडी ए हीट को रिजेक्ट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और बॉडी बी उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये चलेगा कब तक? दिस प्रोसेस हाउ लॉन्ग विल टेक प्लेस? दिस टेक प्लेस टिल द बोथ टेम्परेचर कम्स इक्वल। जब तक दोनों टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएंगे, T1 becomes T2, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, T1 equals to T2, then it stops. Clear? This will
stop automatically. And this is all about the principle of calorimetry. Principle of calorimetry इसमें क्या बताता है? ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होगा अगर दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी, ऐसा होगा, कुछ हमारे पास कैलकुलेशन होगी करने के लिए। अब इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको Q1 की वैल्यू दे देगा, Q2, T1, T2 कुछ भी पूछेगा, ये M फाइंड करो, M2 फाइंड करो, स्पेसिफिक कैपेसिटी C1 फाइंड करो, C2 फाइंड करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों के टेम्परेचर एक टाइम पे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और उसके लिए हमने क्या मान लिया, द टेम्परेचर विल बी T। जब दोनों का टेम्परेचर T हो जाएगा तब ये हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं और उन दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है और उन दोनों बॉडी को आप कांटेक्ट में लेके आओगे, देन हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी टिल द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। और उसके बाद रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी given out by the hot body is equals to the amount of heat energy absorbed by the cold body. This is the result of principle of calorimetry. Means what? Simple देखेंगे तो Q1 is equals to Q2. This is what? This is principle of calorimetry. कि जितना amount बॉडी A रिजेक्ट करेगी उतना ही अमाउंट बॉडी B एब्सॉर्ब करेगी। इसको हम यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए, सारी कैलकुलेशन के लिए हम इसी चीज को यूज करेंगे, दैट हीट एब्सॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। एक कोल्ड बॉडी हीट कितनी एब्सॉर्ब करेगा ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो हॉट बॉडी है वो हीट को कितना रिजेक्ट करेगा। अगर किसी हॉट बॉडी ने 10 जूल हीट को रिजेक्ट किया तो जो कोल्ड बॉडी होगी वो कितनी हीट को एब्सॉर्ब करेगी, 10 जूल को ही एब्सॉर्ब करेगी। और इसी प्रिंसिपल को हम यूज करके अपने सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले। सो वन न्यूमेरिकल विच वी आर गोइंग टू टेक टुडे इटसेल्फ, दैट इज अ सॉलिड ऑफ मास 25 ग्राम। मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो दूसरा है, क्लियर? उसमें उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिंपल जो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो समझ लेते हैं। अ सॉलिड ऑफ मास 25 किलोग्राम। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें गिवन डेटा लिख लो, गिवन डेटा लिखना ज्यादा जरूरी है। अ सॉलिड ऑफ मास 25 किलोग्राम, M1 इक्वल्स टू 25 किलोग्राम, सॉरी 25 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.8 जूल per gram degree centigrade and at 120 degree centigrade, T1 120 degree centigrade is placed in 100 gram of water, is placed in 100 gram of water। अब इधर वाटर की बात हो रही है। M2 equals to 100 gram at 20 degree centigrade। Calculate the final temperature of a mixture. Calculate the final temperature of the mixture. तो फाइनल टेम्परेचर को हम किस में लेते हैं, T में लेते हैं, हमेशा फाइनल को T में। चलिए इसको थ्योरेटिकल समझ लो, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। उसने यही बोला है कि हमारे पास एक सॉलिड है जिसका मास 25 ग्राम है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.8 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कोई भी सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है। अब हमने क्या किया, हमने इसको पानी में डाल दिया। कितने पानी में, 100 ग्राम। टेम्परेचर कितना, 20, कुछ ऐसा। ये हमारे पास वाटर है और ये हमने उसमें सॉलिड डाल दिया। वाटर में आपने सॉलिड को डाल दिया, क्या हुआ, टेम्परेचर जो होगा वो किसका ज्यादा, सॉलिड का ज्यादा, लिक्विड का कम, वाटर का कम। तो होगा क्या, द सॉलिड विल reject the heat and liquid will absorb the heat till both temperature comes equal। जब तक दोनों का टेम्परेचर T नहीं हो जाता। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो ये सॉलिड है ये अपने अंदर से हीट को रिजेक्ट करेगा और वाटर एब्सॉर्ब करेगा। तो इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होते जाएगा और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ते जाएगा और एक टाइम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि जब प्रोसेस रुकेगा तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। चलिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई करते हैं। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है Q
रिजेक्ट, Q रिजेक्ट इज इक्वल्स टू Q एब्जॉर्ब। अब आपको ये देखना है कि कौन सी बॉडी रिजेक्ट कर रही है। तो सॉलिड जो हमारे पास में है वो रिजेक्ट कर रहा है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ये हमने सबसे पहले पढ़ा है, यहां पे लिख देते हैं। तो किसके लिए ये रिजेक्ट कौन कर रहा है? सॉलिड कर रहा है, तो सारा डेटा सॉलिड का यहां पे यूज होगा। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? वाटर, तो सारा डेटा वाटर का इस साइड यूज होगा। इसको मिक्स नहीं करना, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं कि रिजेक्ट वाले केस में यहां से हमने मैथ उठा लिया, हमको C चाहिए तो कहीं से भी C उठा लिया, T1 कहीं का उठा लिया, T2 कहीं का उठा लिया, ये नहीं करना, ठीक है ना। तो हमने करना क्या है, M किसका? सॉलिड का, तो M1, C किसका? सॉलिड का, तो C1, क्योंकि हमने C1 ले रखा है, और डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके केस में चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा। बस इसमें इन क्वेश्चंस में और कुछ भी नहीं है। ये डेटा अभी आपको T पूछ रहा है निकालने के लिए, बाद में यहाँ पे T दे देगा, बोलेगा M2 निकालो, M2 दे देगा, T दे देगा, बताएगा M1 निकालो, C1 दे देगा, बोलेगा C2 निकालो। अच्छा, इसका C2 इन्होंने दिया नहीं है, बिकॉज इट इज अ नोन क्वांटिटी। C2 इसका गिवन होता है, कितना होता है C2? इसका C2 होता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, समझ में आ रहा है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये C2 होता है। अब यहां पर फटाफट से वैल्यू लिख लेते हैं, M1 C1 डेल्टा T। तो इसका टेम्परेचर T1 से बढ़ेगा या कम होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? इसका टेम्परेचर 120 से कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो T1 माइनस T, T1 माइनस T। क्यों? हम निकाल रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो दोनों का एक टाइम पे तो T हो जाएगा, T हो जाएगा। और हम बोल रहे हैं कि कितना चेंज आया, तो पहले 120 था, बाद में T हो गया। पहले 120 था, बाद में दोनों का टेम्परेचर T हो गया, तो इसका 120 से चेंज कितना आया, तो 120 माइनस T, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। T की वैल्यू हमारे पास अभी है नहीं, इक्वल्स टू एब्जॉर्ब किसने किया? लिक्विड ने। सो M2 C2, और यहां पर डेल्टा T क्या होगा? ये 20 से बढ़ेगा, ये 20 से ज्यादा होता जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? T माइनस T2। आप ये कहोगे कि सर यहां पर आपने T1 माइनस T लिखा है, यहां पे T माइनस T2 लिखा है। तो कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी बात याद रखो कि चेंज आप अपने आप से निकाल लो, यहां पे जो भी टेम्परेचर आएगा उससे चेंज निकाल लो। लेकिन होगा क्या, कभी कभी ऐसा हो सकता है 20 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 20। तो माइनस यहां पर कभी मत लिखना, चेंज निकालने में माइनस कभी नहीं लिखना, ऑलवेज टेक प्लस। बस इतना याद रखना, चेंज निकालते टाइम माइनस नहीं रखना है आपको। चेंज निकालते टाइम नो नीड टू मेंशन माइनस, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। तो यहां पर चेंज आप निकाल लेना, T1 माइनस T लिख लो। T1 हमने इसको क्यों लिखा है, ऐसा समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन कोई भी ना रहे माइंड में। देखो ये वैल्यू ज्यादा है, समझते रहना, तो जो T आएगा वो इससे तो कम ही आएगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता। T की वैल्यू देखो, इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा 120 से 110, देन 100, देन 90, देन 80, और इसका बढ़ता जाएगा कितना, 40, 50, 60, लेकिन दोनों का जाके एक बराबर हो जाएगा। तो 120 से ज्यादा तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। तो जितनी भी होगी, तो हमने माइनस करने के लिए क्या, अपने आसानी के लिए लिख दिया 120, बिकॉज इट इज अ बिगर एंड दिस इज अ स्मॉल नंबर कम्स हियर, सो T1 माइनस T। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें T की वैल्यू तो इससे ज्यादा ही होगी, कंफर्म T की वैल्यू इस 20 से ज्यादा होगी। तो हमने यहां पर लिख दिया T माइनस T2, नो प्रॉब्लम। क्लियर, आप चेंज निकाल लेना, लेकिन जब माइनस आए तो वहां पे कंसीडर मत करना। नाउ सिंपल पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट। तो M1 की जगह पे 25, उसके बाद में 0.8, चेंज निकालेंगे। T1 कितना है, 120 माइनस T इज इक्वल्स टू, दिस इज M2, क्लियर, दिस इज 100 into, then it is 4.2 and this is T minus how much, 20। चलिए कैलकुलेट करिए इसको, कितना आपका आंसर आ रहा है। Okay, so 25 into 0.8, then multiply with 120 minus multiplied with this T,
and similarly 100 into 4.2 then multiplied with t and 100 into 4.2 multiplied with 20. क्लियर? इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरा, t इज इक्वल्स टू इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर? Now this is what in this it is asking for this t. कुछ क्वेश्चन जो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इट इज द एग्जैक्ट आंसर इज 24.54. तो इसको एग्जैक्ट ही लिख लेते हैं, राउंड फिगर में नहीं लिखते. इट इज 24.54 डिग्री सेंटीग्रेड. इन दिस आई हैव नॉट डन कैलकुलेशन हियर इन द व्हाइट बोर्ड, वो आप आराम से कर लोगे, नो प्रॉब्लम. कुछ नहीं करना, इसको आप 25 से 0.8 की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 120 की मल्टीप्लाई कर देना. क्लियर? फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई t के साथ में कर देना, ब्रैकेट ओपन करके. सिमिलरली 100 इंटू 4.2 के साथ t की मल्टीप्लाई कर लेना और 100 इंटू 4.2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ में कर देना. उसके बाद t को एक साइड में कर लेना, कांस्टेंट एक साइड में, वेरिएबल एक साइड में, और t की वैल्यू निकाल लेना. मैथमेटिकली सिंपल. तो ये देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन अभी दिया है दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वैल्यू आपको t की फाइंड करनी थी. ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस और है जो मैं पढ़ देता हूं, आपके होमवर्क के लिए है. A solid of mass 150 gram at 200 degree centigrade is placed in 0.4 kilogram of water at 20 degree centigrade till a constant temperature is attained. If the specific heat capacity of the solid is 0.5 joule per gram Kelvin, find the resulting temperature. तो resulting temperature मतलब आपको T ही find करना है. ठीक है ना? उसके बाद में है a liquid of mass 100 gram at 120 degree centigrade is poured in water at 20 degree centigrade when the final temperature recorded is 40 degree. If the specific heat capacity of liquid is 0.8, calculate the initial mass of the water. तो mass of the water find करने के लिए आपको एक साइड में एक टेबल बना लेना है, एक लिक्विड है और एक हमारे पास में वाटर है. तो लिक्विड के लिए मास आप ले लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लो, टेम्परेचर ले लो, और वाटर के लिए टेम्परेचर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसका मास नहीं है, तो मास आपको फाइंड करना है. मैं फिर से आपको एक चलते चलते वीडियो एंड होने वाली है तो एक छोटी सी बात बता दूं कि अभी हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ये इजी क्वेश्चन है. इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपल दो सब्सटेंस को हम एक साथ मिक्स कर रहे हैं. सॉलिड सॉलिड को, लिक्विड लिक्विड को, सॉलिड लिक्विड को, सॉलिड गैस को, किसी को भी टच कर रहे हैं. और उसमें हो क्या रहा है कि हमको जो वैल्यूज, जो हमारे पास डेटा है वो अलग अलग डेटा आ रहा है. यहां पर हमने ये सॉलिड की बात हो रही है तो यहां पर ये सॉलिड है और ये हमारे पास वाटर है. वाटर के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखना 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. कभी कभी नहीं दिया होता तो आप उसको लिख लेना. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है Q रिजेक्ट इक्वल्स टू Q एब्सॉर्ब. आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वीडियो खत्म होने से पहले जो आपको याद रखनी है दैट इज Q. इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. क्लियर? हीट गिवन आउट, हीट टेकन, वो वाला कॉन्सेप्ट. तो जब दो बॉडी कांटेक्ट में होंगी तो तुरंत ये फिनोमेना चालू हो जाएगा. एक बॉडी क्यू को रिजेक्ट करने लगेगी, दूसरी बॉडी क्यू को एब्सॉर्ब करने लगेगी. बस वो काम होगा. और आपसे क्या पूछ लेगा, आपको ये इसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है MC डेल्टा टी, इसको हम यूज करेंगे. ठीक है ना, दोनों साइड में. और यहां से कुछ एक वैल्यू हमको नहीं पता होगी, वही हमसे बोलेगा भाई वही फाइंड करनी है आपको, और उसके लिए कुछ नहीं आपको कैलकुलेशन करनी. गलतियां कहां पर होंगी, मिस्टेक्स कहां पर होंगी. सबसे पहली चीज तो डेटा आप टेबल ऐसे अलग अलग बनाना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. पहले सारी चीजें लिख लेना. जब वाटर की बात करें तो सारा उसका रिजल्ट, जब सॉलिड की बात करें सारा उसका रिजल्ट. अगर यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ वाटर है, तो यहाँ पर लिक्विड का डेटा, यहाँ पे वाटर का डेटा. ठीक है ना, जो भी कॉन्सेप्ट हो. सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप चेंज इन टेम्परेचर के लिए जाएं, डेल्टा टी के लिए जाएं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना. क्यू रिजेक्ट की बात करें तो जॉन सी बॉडी, जो भी बॉडी, दोनों में आप समझ जाएंगे ना, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो रिजेक्ट करेगा. वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो बॉडी रिजेक्ट कर रही है हीट को, तो उसके साइड में आप उसका सारा डेटा, जो बॉडी रिजेक्ट कर रही है उसका मास, जो बॉडी रिजेक्ट कर रही है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और रिजेक्ट कर रही है तो उसका टेम्परेचर याद रखना हमेशा कम होगा. 100 से 90 आएगा, 90 से नीचे जाएगा, बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो तो रिजेक्ट कर रही है. तो उसके लिए T1 माइनस T, और T क्या है, फाइनल टेम्परेचर. ठीक है. और जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है उसके लिए उसका डेटा M2, उस बॉडी का जो एब्जॉर्ब कर रही है, C2 उस बॉडी का जो एब्जॉर्ब कर रही है, C2 है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और चेंज इन टेम्परेचर उसी बॉडी का जो एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसका टेम्परेचर तो हमेशा बढ़ेगा. ठीक है ना. तो हमेशा T2 की वैल्यू कम होगी, तो आप इसको T माइनस T2 भी लिख सकते हो. मैं फिर बता दूं, इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना. ऐसा नहीं कि आप सोचो कि सर ने लिखा था T1 माइनस T और T माइनस T2 तो हम लिख दे. समझ लो एक बार होता क्या है. कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो.
ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो मैंने तीन क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, एक हमने डिस्कस कर लिया है, और इस पे मुझे लगता है 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल कभी कभी आसानी से पूछ देता है, और ये बहुत आसान है। आपको शुरू में हो सकता है डिफिकल्ट लगे, परेशान मत हो, पढ़ते रहो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, आपकी बुक का सॉल्व न्यूमेरिकल ये है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के रखना। क्वेश्चंस के जितने कर सकते हो उतने करो। आपको अगर समझ में आ गई है वीडियो में कॉन्सेप्ट को, और अगर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।